वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं UPPSC AE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 2013 में पूछा गया था। जैसा कि हम जानते हैं 1 नवंबर को एग्जाम है, बहुत कम टाइम रह गया है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी प्रिपरेशन की? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे के सारे कर लें। 712 पोस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। प्रिपरेशन में लास्ट टाइम पे आके ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ जितना अभी तक रेलिवेंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी क्वेश्चन के साथ साथ, वो मैं आप सबको बताता रहूँगा। क्वेश्चन के साथ एडिशनल पॉइंट्स। यहाँ सिर्फ आंसर की डिस्कस नहीं हो रही है, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक बताऊँगा। उसके साथ जितनी इंफॉर्मेशन इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बताई जा सकती है मैं ट्राई करूँगा सबका सब बताने की। और अगर आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर वीडियोस के साथ ये अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, आप लोग मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे में, चिंता मत कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए डिज़ाइन किया गया कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हमारा CIZ प्लस का UPPSC AE लमसम पैक है, जो आप विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पेशल डिज़ाइन कोर्स है 2 to 3 मंथ्स के लिए जिन्होंने प्रिपेयर करना है। इसमें आपको पर सब्जेक्ट 10 to 15 शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, साथ ही साथ क्विजेस होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, और हमारा डाउट सेशन होगा जिसमें आप डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आंसर किया जाएगा उसका। कितना बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। लास्ट टाइम पे बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर एक बार आइए। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लिया है, कुछ डाउट्स हैं, और एक बार शॉर्ट में पूरा कोर्स क्रैश कोर्स की तरह रिवाइज कर देना चाहते हैं तो लमसम कोर्स लीजिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं लगती है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर सफिशिएंट लगते हैं, तो मेरे साथ प्रीवियस ईयर तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग RCC का थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। RCC के फर्दर अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 360 के 360, लेकिन ये RCC के रिगार्डिंग वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, 300 mm विड्थ की, 750 इफेक्टिव डेप्थ है, प्रोवाइडेड विद 2000 मीटर स्क्वायर स्टील। AST भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है। इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज 15, मॉड्यूलर रेशियो कहाँ यूज होती थी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बेसिकली। तो मॉड्यूलर रेशियो कितना दे रखा है? 15। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल है। देखो लिख लेता हूं डेटा। B दिया हुआ है 300 mm, D दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ 750 mm, और AST दिया हुआ है 2000 mm स्क्वायर, और मॉड्यूलर रेशियो जिसको M से डिनोट किया जाता है 15। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में न्यूट्रल एक्सिस निकालने का एक फॉर्मूला जो कि आप याद रखेंगे, उसका नाम है, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस को लेट से x मान रहा हूं तो bx²/2 इज इक्वल टू MAST इंटू D-x। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? मोमेंट, फोर्सेस के मोमेंट, बेसिकली एरिया का मोमेंट बैलेंस करने से आया ये फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। bx²/2, x यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है फ्रॉम टॉप कंप्रेशन फाइबर, वहां से डेप्थ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। b है 300, x²/2 इज इक्वल टू 15 इंटू 2000, D कितना है? 750 माइनस x, ये आया 150, 15 से 10 यहाँ से कटा, 200। आगे चलते हैं। x² इज इक्वल टू 200, 750 माइनस x। आप जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो एक तो x की निकलेगी नेगेटिव वैल्यू जो कि हम काट देंगे, कोई न्यूट्रल एक्सिस कोई पॉजिटिव टर्म ही होगी ऑब्वियसली, और एक x आएगा 300 mm। हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों का टाइम प्रीशियस है, क्यों इसकी कैलकुलेशन डिस्कस करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, सिंपल आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 300 mm। चेक करते हैं सी ऑप्शन।
बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं। A pre-stressed concrete beam of size 300 mm into 900 mm is pre-stressed with an initial pre-stressing force of 810 kilonewton. Pre-stressing force डायग्राम बना लूं, छोटा सा बीम बना ली, उसको आधे आधे में डिवाइड कर दिया जो प्री स्ट्रेस में करते हैं। इसका बी दिया हुआ है 300 mm और डेप्थ दी हुई है 900 mm। ठीक है, सब कुछ mm में ही है तो यूनिट्स नहीं लिख रहा। इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 810 किलो न्यूटन एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 360 mm फ्रॉम मिड स्पैन। मिड स्पैन से इतना इसेंट्रिसिटी है इसकी। द स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेस अलोन, इस फाइबर पे स्ट्रेस पूछ रहा है, सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग के कारण, एक्सटर्नल लोड नहीं लगा हुआ, टॉप फाइबर पे प्री स्ट्रेस पूछ रहा है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बना लेते हैं पहले तो। यहाँ पे लगी होगी कुछ P, एक ही साइड दिखा रहा हूं मैं, कितनी सेंट्रिसिटी है 360 mm। देखो अब समझो कि प्री स्ट्रेस टॉप फाइबर पे हो क्या रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस P को इधर शिफ्ट कर देता हूं, जनरली यही करते हैं। मैं क्या करता हूं, P को मिड स्पैन पे शिफ्ट कर देता हूं और P फोर्स को फोर्स और मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक नई बीम बनाता हूं और देखो इस बार इसको कैसे दिखाता हूं। यहां लिखा मैंने, ये मिड स्पैन था, यहां लिखा P और एक मेरा मोमेंट भी आएगा जिसको मैं M से नाम दूंगा। ठीक है, और ये 300 है और ये 900 है, बिल्कुल सही। अब टॉप फाइबर पे देखो होगा क्या, एक तो P के कारण टेंशन हो, एक तो P के कारण कंप्रेसिव फोर्स होगी और ये मोमेंट क्या कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा है। अगर आपको डायरेक्शन में देखने में प्रॉब्लम है, कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं www.czplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये सब सीख सकते हैं, अपना नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से टेंशन या कंप्रेशन लेने में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इतने शॉर्ट वीडियो में मैं ये सब नहीं समझा सकता। साइन कैसे बताऊंगा कि मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो टॉप पे क्या आएगा, मेरा टेंसाइल फोर्स आएगी, और P मेरा अंदर को धकेल रहा है सरफेस को, तो P मेरा कंप्रेशन होगा। तो अगर मैं नेट में स्ट्रेस देखूं, सिग्मा T वो होगा P/A जो कि कंप्रेशन है, माइनस, क्योंकि टेंसाइल का सेंस इसने बोला है कंप्रेशन को लो पॉजिटिव, टेंशन को लो नेगेटिव, तो P/A माइनस टॉप फाइबर पे चाहिए तो M/Z लिख लूं। यहाँ पे Z सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप फाइबर पे चाहिए, मिड पे नहीं, कहीं बीच में नहीं, कहीं की टॉप फाइबर पे चाहिए। ये फॉर्मूला आ गया, ये सोम से आया, स्टैंडर्ड थ्योरी है बिल्कुल। P/A कितना होगा, 810 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में चेंज करने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन आया। यहाँ पे नीचे एरिया कितना है, 300 इंटू 900, माइनस मोमेंट कितना था, अगर मैं इस फोर्स का मोमेंट बनाया जाऊं तो P इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 360 mm, मोमेंट कितना होगा 810 इंटू 10⁻³ न्यूटन तो है ही, इंटू 360 डिवाइडेड बाय Z, ये सेक्शन मॉडुलस कितना होगा BD²/6। ठीक है, तो यहाँ पे BD²/6 लिख देता हूँ, 300 इंटू D² 900 का स्क्वायर, यहाँ डिवाइडेड बाय 6 को 6 ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा -4.2 न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर mm² यूनिट आएगी, ऊपर फोर्स यूनिट में न्यूटन में, नीचे एरिया मीटर mm² में है। तो इसको सॉल्व करने पे आ रही है वैल्यू 4.2 माइनस का न्यूटन पर mm²। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व करने में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जीरोस वगैरह काटूंगा, क्यों ना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें इस टाइम पे। आगे चलते हैं।
आई होप आपको ये क्लियर हो। कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। आपको कोई भी इशू, कहीं पे गलती नजर आती है। राफ्ट फाउंडेशन इज यूजफुल वेयर। अभी राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है, कभी कभी क्या होता है जो सब सॉइल होती है मेरी नीचे की सॉइल होती है स्ट्रक्चर के, वो वीक होती है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिससे या फिर एक्सपेंसिव नेचर की है सॉइल, या फिर उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस हैं, किसी भी तरह की सॉइल हमारी वीक स्ट्रेटम है, तब मैं क्या करता हूँ, राफ्ट का फाउंडेशन का यूज करता हूँ। राफ्ट फाउंडेशन मतलब मान लो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और मेरे को चाहिए इसकी फुटिंग, तो मैं क्या करता हूं, इसको खड़ा कर देता हूं किसी एक राफ्ट पे, जो कॉलम है नीचे तक एक्सटेंड हो जाएंगे ना, और ये यहां पे बनाता हूं एक राफ्ट। राफ्ट मतलब पूरे स्ट्रक्चर की कॉमन फुटिंग, कोई आइसोलेटेड फुटिंग नहीं होती, पूरा स्ट्रक्चर सिंगल फुटिंग पे खड़ा है, तो क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है पूरे का, और नेट में बियरिंग प्रेशर जो भी मतलब जो इस पे नेट बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है सॉइल पे, वो कम हो जाता है। तो इस वजह से मेरा पूरा सॉइल यूनिफॉर्म सेटलमेंट होती है और काफ़ी यूजफुल रहता है ये एक्सपेंसिव सॉइल के केस में, या फिर जो मेरी लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल्स हैं उसमें राफ्ट फाउंडेशन यूजफुल रहता है। तो इस बोलता है कहाँ कहाँ यूजफुल है, सॉइल हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही। हैविंग लोड्स आर ट्रांसफर्ड, हैवी लोड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू कॉलम, जब लोड बहुत हैवी होता है तब ये एरिया बढ़ा दिया ना हमने। अगर आइसोलेटेड फुटिंग्स में नॉर्मल एरिया होगा तो आइसोलेटेड फुटिंग्स का तो एरिया छोटा होगा, वहां बियरिंग प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से बियरिंग प्रेशर को कम करने के लिए हैवी लोड्स जब ट्रांसफर किए जाते हैं तभी भी राफ्ट फाउंडेशन यूज होती है। और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर है, इज सेंसिटिव टू डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब ये मान लो दो कॉलम है, एक कॉलम दोनों कॉलम नीचे गए लेकिन एक कॉलम ज्यादा गया दूसरा कॉलम कम गया, आपस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होना, सेटलमेंट तो हुई आपस में भी हो गई है, आपस में ही इनकी बनी, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गई, उस केस में भी मेरी राफ्ट फाउंडेशन काम आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सही है, बिल्कुल सही। राफ्ट फाउंडेशन समझ आया, उसका यूजफुल समझ आया, इसका डिजाइन आप पढ़ सकते हैं अपने नोट्स में या फिर हमारे कोर्स देख सकते हैं। आगे चले, इन द केस ऑफ द कॉलम्स, देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे ज्यादातर आरसीसी के क्वेश्चन में कोडल प्रोविजंस बहुत पूछी गई हैं, कह के भी अगर आप मानो तो 50 से 60 से ज्यादा कोडल प्रोविजन है ही नहीं। अगर आप उसको एक बार चार्ट बना के अपने आप को जैसे भी बहला फुसला के याद कर लो, आरसीसी कंप्लीट है। अगर आप डिजाइन एक बार छोड़ भी दे रहे हैं, कहीं पूछा गया कि एएसटी निकालो, किसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए, दो बार फॉर्मूला लगेगा, ऐसा सब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालेंगे पहले, ये सब नहीं पूछा। इसमें ज्यादातर कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन है। अगर थ्योरी डायरेक्ट पूछ रहा है तो हम लोग उसको क्यों ना याद करें, फ्री के मार्क्स क्यों छोड़ रहे हैं। इन केस ऑफ कॉलम्स, कॉलम के केस में मिनिमम डायमेंशन, अगर मिनिमम डायमेंशन जो है, जो लीस्ट मिनिमम डायमेंशन है वो 200 mm है या उससे कम है, तो रीइंफोर्सिंग बार डू नॉट एक्सीड, और रीइंफोर्सिंग बार है वो 12 mm से एक्सीड नहीं कर रहे, तो नॉमिनल कवर मतलब क्लियर कवर बेसिकली मे बी प्रोवाइडेड। कवर के बारे में पूछा है, देखो इन जनरल जो कॉलम की अगर मैं कवर की बात करूं, अगर बोलते हैं कॉलम का कवर कैसे डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है मैक्स ऑफ दो चीजों का मैक्सिमम, या तो 40 mm या फिर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल डाया। ठीक है, जो बार दे रहे हैं उनका जो मान लो 40 mm से भी ऊपर का हम कोई बार दे रहे हैं तब ये यूज होगा, मतलब जो भी मान लो 25 mm के बार दे रहे हैं और 40 mm, इन दोनों में मैक्स क्या है 40, तो हम लोग 40 का कवर लेंगे। इन दोनों में से जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स में से जो मैक्सिमम डाया का बार है वो यूज, और 40 mm से जो भी ज्यादा होगा वो लेते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कॉलम्स 200 mm से कम डायमेंशन है, जिसकी लीस्ट डायमेंशन 200 mm से कम है, जो स्मॉल कॉलम्स हैं और जिनके रीइंफोर्सिंग बार 12 mm से एक्सीड ही नहीं कर रहे,
जो छोटे कॉलम्स हैं ऊपर से बार्स भी 12 mm से ऊपर के नहीं लगाए हमने, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कवर की रिक्वायरमेंट घटा देते हैं और कवर की रिक्वायरमेंट कितनी रखते हैं 25 mm। यहाँ पे थोड़ी सी बात गलत है। गलत क्या पता है, यहाँ पे डू नॉट एक्सीड 12 mm नहीं आता, क्योंकि कॉलम में हम 12 mm से डाया तो कम देते ही नहीं है। यहाँ तक 12 mm तक के हम बाल देते हैं, 12 mm वाले कॉलम बाल देते हैं। उस केस में हम लोग कवर की रिक्वायरमेंट 40 से कितनी कर देते हैं 25 तक घटा देते हैं। 25 mm का कवर उस केस में सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि छोटा कॉलम है, 200 mm से ज्यादा उसकी डायमेंशन है नहीं कोई डायमेंशन, और उसके में डाया भी छोटा यूज हो रहे हैं, तो कवर की रिक्वायरमेंट उतनी होती ही नहीं, तो 25 mm तक उसको डिक्रीज किया जाता है। 25 mm कवर उसमें सफिशिएंट है। आगे चलें। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन the RCC flexural members, the center of the gravity of the compressive force acting on the section from topmost fiber of concrete is at the distance of, बेसिक्स पूछ रहा है लिमिट स्टेट मेथड के। जो हम ये फिगर बनाते हैं ना स्ट्रेस डायग्राम, बेसिकली आपने देखा होगा ये डायग्राम, यहाँ होता है टेंशन, यहाँ होती है कंप्रेशन, इसकी जो डेरिवेशन में ये डिस्टेंस होता है। अगर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है XU तो ये हो जाता है 0.42 XU। ये मेरा टोटल अगर XU है तो ये 0.42 XU पे लाई करती है मेरी कॉम्प्रेसिव फोर्स ऊपर से। तभी जो लीवर आर्म है वो हो जाती है D माइनस 0.42 XU। याद आया? तो लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, और ये इसने पूछा क्या है, जो मेरा कंप्रेशन है वो कहाँ पे एक्ट करता है, टॉप से 0.42 XU पे। तो इसका आंसर क्या होगा C, 0.42 XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसका 0.4 टाइम्स। समझे? कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर, उससे कितना एक्ट करता है नेट कंप्रेशन 0.42 XU पे। इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर आ जाएगा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो, वरना याद ही रख सकते हैं। एन आइसोलेटेड टी बीम, एक टी बीम है जो कि क्या है आइसोलेटेड है। टी बीम इज यूज्ड ऑन अ वॉकवे, वो वॉकवे पे यूज हो रही है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, बीम क्या है सिंपली सपोर्टेड है विद एन अफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर का उसका अफेक्टिव स्पैन है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पूछ रहा है। देखो दो तरह की बीम होती हैं, एक होती है आइसोलेटेड बीम, एक होती है नॉन आइसोलेटेड बीम। उन दोनों का ही इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पूछता है। इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। आइसोलेटेड टी बीम की इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला होता है BF इज इक्वल टू BW, मैं एक एक टर्म का मतलब बताऊंगा, L0 डिवाइडेड बाय L0 बाय B प्लस 4, और ये क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू BF होना चाहिए। मतलब BF नहीं, सॉरी, हाँ ये B अफेक्टिव मान लो, इसको अफेक्टिव मान लो और यहाँ पे कर लो BF। अब एक एक चीज का मतलब समझो। ये जो BF है ये है 1000 mm विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो कि गिवन है। BW है मेरी विड्थ ऑफ वेब, ये है मेरी BW, ये है मेरी BF। L0 क्या है, बेसिकली मेरा क्या कहते हैं अफेक्टिव स्पैन है। L0 होता है अफेक्टिव स्पैन, लेकिन इस केस में सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में अफेक्टिव स्पैन 6 मीटर को L0 को 6 मीटर ही लेंगे। कॉन्टिन्यूस के केस में 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली केस में L0 को 6 मीटर दिया हुआ है, तो L0 कितना आया 6 मीटर और 6000 mm। ठीक है, ये इससे सॉल्व किया जाए अगर, तो BW कितना है 300 प्लस L0 है 6000
6000 में सब कुछ mm में ले रहा हूँ। और b कितना आया मेरा, b यहाँ पे ये नॉर्मल वाला b लेंगे जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है वाला, छः प्लस 4 10, 600 प्लस 300 ये आया 900। सर 900 mm तो कहीं आंसर ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है। इसका सही आंसर है 900 mm, जो बाद में ऑफिशियल आंसर की में 900 mm आंसर है इसका। इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, पता है क्यों? और वो देखने से भी समझ आ सकता है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है ना, ये नेट जो इतनी दी हुई है 1000 mm, इससे तो कम ही होनी चाहिए। इससे तो कम होगी तभी मेरे को कुछ कम बनाना होता है, ना कि ज़्यादा। तो इस विड्थ से कम होगी 1000 mm से, वो 900 mm आनी चाहिए। ऑप्शन ही कोई सही नहीं है, लेकिन मेरे को बताना था इसका सही तरीका क्या है। 900 mm इज द राइट आंसर। याद रखना, जो भी मेरी ये विड्थ आएगी इफेक्टिव, चाहे आइसोलेटेड के केस में, चाहे नॉन आइसोलेटेड के केस में, चाहे टी बीम के केस में, चाहे एल बीम के केस में, कोई जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है इससे कम आएगी, क्योंकि मेरे को कम करना होता है। मेरे को थ्योरी के हिसाब से कुछ कम बनानी होती है विड्थ, तब जाके मेरी यूनिफॉर्मिटी आती है। इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। 1000 ठीक हो सकता था, बाय चांस इसके इक्वल ही आ जाता, लेकिन वो भी नहीं आ रहा, 900 mm आ रहा है, कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे चलते हैं। इन अ डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, डबली रीइंफोर्स्ड मतलब जिसमें कंप्रेशन साइड भी स्टील डाला हुआ है, ASC भी है जहां पे, इफ D dash is the effective cover to compression reinforcement, XM is the depth of neutral axis, the strain at the level of the compression reinforcement is given by। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक कंक्रीट क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। स्ट्रेन प्रोफाइल कुछ इस तरह की होती है। यहाँ होता है 0.87 FY by ES प्लस 0.002, और इधर होता है 0.0035। लेकिन ये डबली रीइंफोर्स्ड है तो यहाँ पे भी इधर कुछ स्टील होगा। ये इसका कवर है D डैश, ये D डैश कवर है, दिख रहा है? ऊपर स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। और मेरा ये वाली जो डेप्थ है इसको बोलता हूं मैं XM, बोला हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, X यहां से इस जगह से ऊपर इस ट्राइंगल को देखो जो मैं इससे बना रहा हूं ऑरेंज कलर से, उस ट्राइंगल हमें XM, इस जगह से XM डिस्टेंस पे स्ट्रेन पता है 0.0035। स्ट्रेन निकालना है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे कुछ D डैश कवर पे टॉप से, उस जगह पे हमें स्ट्रेन निकालना है। क्या करेंगे? सिमिलैरिटी का यूज कर लें? बिल्कुल कर लेंगे। अगली स्लाइड में दिखा दूं, यहां दिखाता हूं 0.00। चिंता मत करो, मैं बस यहां पे लिख रहा हूं। बताऊंगा यहां पे, देखो this upon this 0.0035 upon XM is equal to this upon this distance, और ये डिस्टेंस कितना है? XM माइनस D डैश, क्या इतना ही आएगा? तो वही किया मैंने, this upon this is equal to इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में मैंने लगाई है सिमिलैरिटी, उससे आया है ये, इससे EC जो कि है स्ट्रेन एट द कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट, उसकी वैल्यू आई 0.0
0.035, नीचे XM से डिवाइड होके 1 माइनस D डैश बाय XM। दिस इज द आंसर। सही देखते हैं कौन सा है, सही आ रहा है बी ऑप्शन। चेक कर सकते हैं, यहाँ ये वाला सही लग रहा है लेकिन यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है, यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है, सही ऑप्शन है बी, वही मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसी बीम फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इज। देखो न्यूट्रल एक्सिस की मैक्सिमम डेप्थ का मतलब बैलेंस डेप्थ। जब बीम मैक्सिमम डेप्थ हम तब लेते हैं जब बीम बैलेंस सेक्शन बन जाए, बैलेंस सेक्शन की डेप्थ को मैक्सिमम डेप्थ बोला जाता है। तो या तो स्टैंडर्ड याद रख सकते हो आप, XU max अपॉन D इज इक्वल टू 0.48 फॉर Fe415, ठीक है। और फॉर Fe250 के लिए, माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, XU max बाई D दैट इज 0.53, और फॉर Fe500 होता है XU max बाई D रेशो 0.46, ठीक है। सर ये आया कहाँ से है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, जनरल बता दो हमें, तो जनरल बता देते हैं, हमें नहीं याद रखना। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ये आया है स्ट्रेन डायग्राम से, 0.0035 अपॉन 0.0055 प्लस 0.87 Fy बाय ES दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है, उससे आया ये। Fy पे डिपेंड करता है, Fy अगर 250 डालोगे तो 0.53 वैल्यू आएगी, 415 डालोगे तो 0.48 वैल्यू आएगी, 500 डालोगे तो दिस वैल्यू आएगी। इसने पूछा 415 के लिए, तो XU max कितना आएगा, D को उधर ले जाएंगे 0.48 D ऑप्शन सही है। नहीं याद रखना, इसको याद रख लो, किसी भी रैंडम ग्रेड के लिए पूछ लिया तो ये वाला ऑप्शन तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, 0.4। वैसे जनरली ये वैल्यूज रिकमेंड की जाती हैं, आप लोगों को याद रखना ही रखना है ये, और इसके अलग अलग उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं, मोमेंट्स की वैल्यू, मोमेंट ऑफ बैलेंस मोमेंट्स की वैल्यू। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील बार्स, स्टील बार्स में मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है इन टेंशन जोन इन आरसी बीम इज गिवन बाय। थोड़ी सी थ्योरी बता दी जाए इसके रिगार्डिंग। स्ट्रेन डायग्राम दोबारा से बनाएं, अगर ऐसा होता है कुछ, यहाँ होता है कंप्रेशन साइड 0.0035 और इधर दिया होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.87। अगर आप अभी देखो ध्यान से, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया जाता है ES प्लस, ये इसका क्या मतलब है, क्या है ये 0. ये बता रहा है कि इतना स्ट्रेन तो हमें चाहिए ही यील्ड करने के लिए, ताकि स्टील थोड़ा पुल हो जाए। स्टील को हम यील्ड करवाना चाहते हैं, अगर स्टील यील्ड करेगा तब भी जाके अपनी पूरी स्ट्रेंथ देगा, वरना जाके नहीं देगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ। तो हम लोग कहते हैं कि यील्ड करे स्टील ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोगों को मिनिमम स्ट्रेन पता होता है, ये लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम का साइन हुआ ना, कि इतना स्ट्रेन तो चाहिए ही चाहिए, और होगा तो देखा जाएगा, फेलियर तक जाता जाएगा स्ट्रेन जाके कभी। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे को मिनिमम स्ट्रेन पता होता है स्टील का, मैक्सिमम नहीं पता होता। यहाँ इसने पूछ लिया मैक्सिमम स्ट्रेन, तो मैक्सिमम स्ट्रेन की तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका आंसर है डी। घुमाने के लिए कहीं कोई बच्चा ऑप्शन ये लगा सकता है, सी ऑप्शन लग रहा है सही, लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेन नहीं है स्टील का। स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेन तो कहीं फेलियर पे जाके आएगा। मिनिमम स्ट्रेन पता होता है हमें, जो यील्ड करने के लिए मिनिमम चाहिए, उस स्ट्रेन की ये वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर अ टी बीम, एक टी बीम है, इस तरह की कोई बीम है, ठीक है। द मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट, इसमें टेंसाइल साइड कोई रीइंफोर्समेंट होगी जो
लेट्स से ये BW है, विड्थ ऑफ द वेब, इसको बोलते हैं वेब, इसको बोलते हैं फ्लैंज, शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू, मिनिमम रीइंफोर्समेंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसमें और क्या कहते हैं मेरी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, दोनों में सेम होती है, इसकी वैल्यू होती है AST अपॉन BWD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY। यहां से BW ये है और D कहां से आएगा, ये है मेरा D, इफेक्टिव डेप्थ। AST बाय BWD इज इक्वल टू 0.85 और FY इसका ग्रेड दिया होगा। इस जो भी जिस भी ग्रेड का टेंसाइल रीइंफोर्समेंट डालेंगे उतना मेरे को मिनिमम रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। A0, इसमें A0 से दिखाया हुआ है इतना, A0 बाय BWD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। एज पर IS 456-2000 के कहने के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि बेसिकली यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज, कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, दैट इज 5000 अंडर रूट FC के। स्टैंडर्ड थ्योरी है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। कोड ने बताया है कि EC ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 5000 रूट FC के। पिछले कोड के अनुसार यहाँ 5000 के जगह 5700 था, मतलब 5700, उसके बाद कम कर दिया था 2000 के रिगार्डिंग वैल्यू। 5000 अंडर रूट FC के इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारा लमसम पैक एक बार विजिट कीजिए हमारे www.cizplus.com पे, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, साथ साथ हमारे साथ जुड़िए। व्हाट्सएप लिंक से हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं और वीडियोस के लिए हमारे को मोटिवेशन देने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, हर वीडियो को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।